दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वुमेन सेल में काउंसलिंग की, यानी कॉ सेल की। कॉ सेल में बहुत कुछ होता है, उसके एविडेंस, उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं। वो रिकॉर्ड्स को हम कई बार यूज करने की सोचते हैं, उनका क्या रिलेवेंस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो निश्चित तौर पर आपके काम आएंगी। देखिए, जब आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलता है, आप लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो जो आपकी पत्नी होती है वो पहला काम यही करती है कि कॉ सेल में या महिला सेल में या वुमेन हेल्पलाइन में जा करके एक कंप्लेंट आपकी डाल देती है, या थाने में भी डालती है तो पहले काउंसलिंग के लिए महिला सेल को रेफर हो जाती है। अब वहां से आपको कॉल आता है कि हाँ जी इतनी तारीख को आप आ जाओ, काउंसलिंग लगी है। जाते हैं। अब वहां पे आप तो बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि मैं ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, मेरे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, मेरे पास इस चीज के एविडेंस है, ये बहुत कुछ सोच के जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वहां जाके क्या होता है, पूरा फोकस उन लोगों का एक चीज पे होता है। हाँ भाई, आप क्या चाहते हो, साथ रखना चाहते हो? नहीं, आप बताने लगे कुछ कुछ। अरे ये बताओ चाहते क्या हो, साथ रखना चाहते हो या नहीं? क्या बोले आदमी। यदि ये बोलता है कि साथ रखना चाहते हैं तो बिहेवियर, सामने वाली का कंडक्ट देख करके डर लगता है कि भाई उसने इतना कुछ एप्लीकेशन में लिख दिया, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, साथ रखूंगा तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। डर लगता है उसको कि मैं कैसे बोलूं कि साथ रखना चाहता हूं। और ये बोलता हूं साथ नहीं रखना चाहते, अच्छा साथ नहीं रखना चाहते, लड़की तो साथ रहने को तैयार है, क्योंकि लड़की ने एप्लीकेशन भले ही दी है लेकिन लीगल गाइडेंस में दी है। लीगली उसको समझा दिया जाता है कि तुम ये बोल देना कि मैं तो साथ रहने के लिए तैयार हूं। फंसता कौन है? लड़का। क्या स्टेटमेंट दे? ये बोलता है कि रखने के लिए तैयार है तो डर लगता है, और अगर ये बोलता है कि रखने के लिए तैयार नहीं हूं तो उसको लगता है मेरे खिलाफ ये सारी चीजें चली जाएंगी। अब ऐसे में सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से आपसे जब वो पूछें कि आप क्या चाहते हो, आपने बोलना है कि साहब मैं तो इसके साथ रह ही रहा था, एप्लीकेशन भी इसने दी और घर छोड़ के भी यही गई, तो रहना तो ये नहीं चाहती साथ में, मैं तो साथ में रहना चाहता हूं, लेकिन ये सब जो इसने किया अभी, ये जो कंप्लेंट लिखी जिसमें एक भी शब्द सच नहीं है, इस इंसिडेंट के बाद मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। अब जब वो आपकी स्टेटमेंट लिखवाएंगे, रिटर्न में बात आएगी, वहां पे वो ये लिखेंगे लड़का साथ रखने को तैयार नहीं है। उस पर आप ऑब्जेक्शन दीजिए, बोलिए मैम ये मत लिखिए, ये बोलिए लड़का साथ रह नहीं सकता क्योंकि इसका कंडक्ट ऐसा है, इसने एप्लीकेशन दी इसलिए साथ नहीं रह सकता। उसको वहां पे अमेंड कराइए, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। वो आपसे बोलेंगे इस स्टेटमेंट पे साइन कर दो। अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको ऐसा लगता है कोई भी चीज उसके अंदर ऐसी आ रही है जो आपने कही वैसी नहीं लिखी गई, साइन करने से तुरंत मना कर दो। कितना ही प्रेशर बना ले, कुछ नहीं कर सकते, साइन नहीं करने आपने। अगर सारी चीजें जो आपने स्टेटमेंट दिया वैसे ही है तो आप उस पर साइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो काउंसलिंग एक फॉर्मेलिटी होती है, आखिरी में लड़की का मकसद यही होता है कि इसके ऊपर किसी तरह से एफआईआर दर्ज हो जाए। तो कुल मिला के तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी होती है। काउंसलिंग में भी क्या होता है, बोलोगे रहना है साथ में तब भी एफआईआर दर्ज होगी, बोलोगे नहीं रहना है साथ में तब भी एफआईआर दर्ज होगी। पर कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग के टाइम पे लड़की कुछ ऐसे बयान दे देती है जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, काउंसलिंग क्लोज होने के बाद एक आरटीआई लगा करके पूरी की पूरी जो काउंसलिंग की प्रोसीजर है उसकी आप एक कॉपी सर्टिफाइड निकलवा लो। एक भी क्या, दो तीन निकलवा लो, बल्कि कई सारे केस चलते जरूरत पड़ती है। अब बात आती है काउंसलिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो बयानबाजी हुई, क्या वो कोर्ट में किसी केस में आपके काम आ सकती है? देखिए, वैसे तो कानून ये कहता है कि भाई पुलिस के सामने दिए गए जो बयान होते हैं वो एज इट इज एविडेंस में वैसे ही काम नहीं आ सकते। पुलिस के सामने दिए गए बयान में जनरली आदमी कह देता है कि मैंने प्रेशर में आके दे दिए थे। लेकिन देखिए होता क्या है कि वुमेन सेल की अगर आपने उसे आरटीआई से लिया है तो आपके पास सर्टिफाइड कॉपी जाए हैं जिसमें पुलिस स्टेशन की स्टैंप लगी हुई है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप उसका रेफरेंस तो ले ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि 100% वो डिनाई हो जाएगा। आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, इतनी तारीख को मेरी काउंसलिंग हुई थी, इतनी तारीख को ये हुआ था और काउंसलिंग में इसने ये बयान दिए। ठीक है, तो मतलब ये वाली बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कई बार होता है इन्वेस्टिगेशन की कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे कई बार होता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कोई कमेटी गठित हो जाती है, ज़्यादा बड़ा मामला हो जाता है। मेरे एक मामले में ऐसा हुआ, वहाँ लड़की ने लड़के पे तो आरोप लगाया कि इसने मेरा गर्भपात करा दिया, इसके साथ साथ डॉक्टर पे भी आरोप लगा दिया कि डॉक्टर भी इसमें शामिल था। तो तत्कालीन जो वरिष्ठ अधीक्षक महोदय थे यानी एसएसपी साहब थे, उन्होंने एक आदेश कर दिया कि भाई इसमें कमेटी का गठन किया जाए। 5 सदस्य कमेटी बनाई गई और उसके अंदर जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स थे उन सबको इंक्लूड किया गया और उन्होंने इसकी पूरी गहन जांच करके इसकी रिपोर्ट आईओ को सौंपी। तो अब ऐसे केस में क्या है, देखो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास बहुत कुछ आ गया। हमने वो जो रिपोर्ट थी उसकी आरटीआई से कॉपी निकलवा ली कि भाई इसने जो आरोप लगाए थे गर्भपात के, इसमें इतनी बड़े लेवल पे जाके जांच हुई और उन्हें कह दिया जी इसके सारे आरोप गलत हैं। चार्जशीट में से वो हट गई। लेकिन लड़की का हैरेसमेंट तो क्लियर है ना, कि लड़की ने आपके साथ साथ डॉक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया, जबकि रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि जो गर्भपात हुआ वो किस कारण से हुआ, वो टेक्निकल रीजन था जिस वजह से उसको एडवाइस किया गया था कि भाई आप ये करा लो। तो कहने का मतलब लड़की की जो क्रूरटी है वो किस लेवल की है, कल को आगे जाकर के डाइवोर्स के केस में या कहीं और पे आपको इसकी हेल्प मिलेगी। इसलिए बेहतर ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन में पेपर्स आते हैं
जो पुलिस के हाथ के बने हुए होते हैं, किसी पर्टिकुलर कमेटी के हाथ के बने हुए होते हैं, उन सबको आपको आरटीआई लगा करके निकाल लेना चाहिए। आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, मान लेते हैं एक बार के लिए आपके वो पेपर उस तरह से ना भी पढ़े जाए तो ठीक है, आप उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी उसको यूज कर सकते हैं, और किसी ऑफिशियल की रिपोर्ट है फिर तो वो पढ़ी ही जाएगी, तो वो भी रख सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय पे जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी तो गवाही में आएगा। आप वो उससे पूछिए ना, उससे साबित करवाइए कि भाई ये रिपोर्ट आपके द्वारा बनाई गई है। क्या बोलेगा वो? हाँ, बनाई गई है। अगर मान लो कोई कमेटी का सदस्य है जिसने उस कमेटी की जांच करी, वो भी तो गवाह में होगा, तो वो जब आएगा उससे वो साबित करवाइए जो उसकी रिपोर्ट है। तो इस तरह से बहुत कुछ है, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, चीजों को अपने फेवर में ला सकते हैं। सही तरीके से चलने की आवश्यकता होती है, लापरवाही से कैसे लड़े जाते हैं। इवन मैंने ये देखा, क्लाइंट को ये भी नहीं पता होता मेरे केस में स्टेज क्या चल रही है। सर मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो बस डेट मिल जाती है हर बार। तो ये प्रक्रिया जो है पूरे तरीके से गलत है। अगर आप भी इस तरह से चल रहे हो तो बी अवेयर, थोड़ा सा सावधान हो जाइए, इस प्रकार से चलना ठीक नहीं है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको आंखें खुली रख के चलना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। खराब होगी तो आपकी होगी, सुधरेगी तो आपकी सुधरेगी, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो बी अवेयर। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।